हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं राजकुमारी मीरा की कहानी चैप्टर 46। माही ने अर्थ की बुरी हालत कर दी थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि शायद वह कभी उठ नहीं पाएगा। बेशक उसका शरीर बाहर से ज्यादा घायल ना लग रहा हो, परंतु कोई भी अनुभवी चिकित्सक उसे देखकर बता सकता है कि उसकी अंदरूनी चोटें बहुत भयावह हैं। जिसे देख एक पल के लिए सभी के अंदर माही का खौफ फैल गया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके सामने खड़ा ये छोटा सा लड़का इतना ज्यादा क्रूर होगा। सभी के चेहरे पर माही के लिए डर के साथ साथ एक नफरत भी थी। वह सभी तुरंत इस क्रूर लड़के को सजा दिलाना चाहते थे ताकि वह आगे से ऐसी हरकतें दोबारा ना करे, परंतु उन लोगों के हाथों में कुछ नहीं था। वह सभी अपनी आस भरी नजरों से प्रथम कक्ष की तरफ देख रहे थे जो प्रधानाचार्य जी का था। वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके एक फैसले से माही को सजा मिल सकती थी। वही ऊपर कक्ष में प्रधानाचार्य जी अपने साइड में बैठे शख्स को देख रहे थे। इस समय उनके माथे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई दे सकती थी, जिस कारण उनके चेहरे पर पसीने की लकीरें बनी हुई थी। उन्होंने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए थोड़ी हिम्मत कर अपने साथ बैठे शख्स की तरफ देखते हुए कहा, संत देवांश, आपको नहीं लगता कि ये सब गलत है? उस बालक ने यह सब जानबूझकर किया है। वह बहुत क्रूर है। हमें उसे तुरंत सजा देनी चाहिए। ऐसे क्रूर बच्चे हमारी एकेडमी के लिए खतरा बन सकते हैं। जिसे सुन संत देवांश, जो मुस्कुराते हुए नीचे खड़ी माही की तरफ देख रहे थे, उनकी आंखों में एक चमक थी जिसके साथ वह माही के हर एक मुंह पर ध्यान दे रहे थे। प्रधानाचार्य की बातें सुन उनके चेहरे पर आए एक्सप्रेशन अचानक ही बदल गए। उनकी पलकों के नीचे गहरा अंधेरा छा गया, जिसे महसूस कर उनके दोनों साइड खड़े व्यक्ति डर के कारण अचानक ही 2 कदम पीछे हट गए। संत देवांश ने अपनी एक आईब्रो को ऊपर करते हुए अपनी ठंडी आंखों से प्रधानाचार्य जी की तरफ देखा। वही उनकी आंखों से निकलते खतरनाक ऑरा के कारण प्रधानाचार्य जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका यह छोटा सा सवाल संत देवांश को इतना प्रभावित करेगा। उनके मुंह से अचानक ही शब्द निकलना बंद हो गए। उन्होंने अपनी डरी हुई नजरों से सामने बैठे शख्स की तरफ देखा, जिनकी आंखें इस समय ऐसी लग रही थी जैसे कि वह अपनी आंखों से ही प्रधानाचार्य जी की जान ले सकते थे। संत देवांश ने एक ठंडी मुस्कान के साथ प्रधानाचार्य जी की तरफ देखते हुए कहा, हमें नहीं लगता कि उसने किसी भी नियम का उल्लंघन इस प्रतियोगिता में किया है, और प्रतियोगिता में हार जीत तो चलती रहती है। और अगर हमको इतनी सी चोट के कारण एक प्रतियोगिता कराने से डर लग रहा है, तो क्यों ना आप अपनी एकेडमी बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर यहाँ योद्धा तो तैयार नहीं हो सकते। जिन्हें सुन प्रधान अध्यापक जी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह अच्छे से जानते थे कि अगर वह इस एकेडमी को बंद करने लगे तो कोई भी उन्हें कुछ नहीं कह सकता। संत देवांश के चेहरे पर यह सब कहते हुए एक मुस्कान थी। इस समय उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, परंतु उनकी मुस्कान ही यह बताने के लिए काफी थी कि उन्हें उनका सवाल करना पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। उनके दिमाग में इस समय बहुत से सवाल चल रहे थे कि आखिर क्यों एक महान संत एक मामूली से लड़के को इतना बचाव कर रहे हैं। वह कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं करते थे। उन्हें तो जैसे इस दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर आज अचानक क्यों वह एक मामूली से लड़के के लिए इस एकेडमी को नष्ट करने तक के लिए तैयार थे। ऐसे ही अनगिनत सवाल प्रधानाचार्य जी के मन में चल रहे थे, पर यह सब बातें प्रधानाचार्य जी अपने मन में कह सकते थे, क्योंकि संत देवांश के सामने वह कभी भी ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठकर आगे की प्रतियोगिता को देखने लगे। वहीं नीचे बैठे लोग जो प्रधानाचार्य जी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे, प्रधानाचार्य जी की कोई प्रतिक्रिया न करता देख सभी निराश हो गए। कई लोगों ने इस चीज पर सवाल भी उठाए कि वह क्यों इस बालक को दंड नहीं दे रहे हैं, पर वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि सभी जानते थे कि प्रधानाचार्य जी कितने ज्यादा ताकतवर हैं। इसलिए कोई भी अपने लिए कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। वहीं गुरु धनाचार्य जी भी इस बात से काफी हैरान थे कि आखिर प्रधानाचार्य जी ने माही को कोई दंड क्यों नहीं दिया। आज वह इस बात के लिए काफी परेशान थे कि कोई माही को अकेला पाकर उसे परेशान न करे, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग थे जो माही को पसंद नहीं करते थे। इसलिए आज वह इस प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह तैयार होकर आए थे कि अगर आज उन्हें प्रधानाचार्य से भी माही के लिए लड़ना पड़े तो वो जरूर लड़ेंगे, पर उसका इस लड़ाई में साथ नहीं छोड़ेंगे। पर सारी बातों को शांति से सुलझता देख उनके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई।
जिसके साथ उन्होंने माही की तरफ देखा, जो पता नहीं किन ही ख्यालों में खोई हुई प्रथम कक्ष की तरफ देख रही थी। वही माही भी मामले को इतनी आसानी से सुलझता देख बहुत हैरान थी, क्योंकि वह जानती थी कि रूपाली और उसके सभी दोस्त उच्च तबके के ताल्लुक रखते हैं, इसलिए वह लोग माही को इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे, जिसके लिए माही भी पूरी तरह तैयार थी, जिसके लिए उसने काफी सारी तैयारी कर रखी थी। पर आसपास कोई प्रतिक्रिया न होता देख उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए वह ध्यान से प्रथम कक्ष की तरफ देखने लगी, जहां वही एम्बर आके उसे फिर एक बार दिखाई दी। पता नहीं क्यों, पर माही को इन आंखों से कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आती थी। यह कुछ ऐसा था जैसे वह आके उसे इस दुनिया के हर नेगेटिव चीजों से दूर रख सकती हैं। उन आंखों में देखते ही माही का दिल अचानक ही शांत हो गया। यही एहसास उसे उस समय हुआ था जब उसने पहली बार उन आंखों को देखा था। अब माही यह जानने के लिए काफी उत्सुक हो रही थी कि आखिर यह व्यक्ति है कौन जो उसकी इतनी सहायता कर रहा है, क्योंकि माही देखकर ही बता सकती थी कि प्रधानाचार्य जी उसे सजा देना चाहते थे, परंतु जब उन्होंने अपने साथ बैठे शख्स की तरफ देखा तो वह अचानक ही शांत हो गए और कुछ ना बोल सके, जिससे माही को इतना तो पता चल गया कि यह जो भी कोई व्यक्ति है बहुत ही शक्तिशाली है, जिससे रहस्यमय अकेडमी के इतने शक्तिशाली प्रधानाध्यापक भी डर रहे हैं। चैप्टर 47। अब माही की आंखों में उस अनजान शख्स को देखने की इच्छा साफ नजर आ रही थी। वही शायद ऊपर बैठा वह शख्स माही के मन की इच्छा को समझ गया था, जिससे उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी आंखों से अपने साइड खड़े सेवक को कुछ इशारा किया, जिसे समझ वह तुरंत गायब हो गया। धीरे धीरे सभी प्रतियोगिता खत्म होने लगी। माही का मामला अब थोड़ा शांत हो गया था, जिससे कुछ लोगों के चेहरे काले पड़े हुए थे, पर अभी उनके हाथों में कुछ नहीं था, इसलिए सभी शांत बैठे थे। इस प्रतियोगिता में बहुत से लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। इसमें रूपाली और उसका भाई भी शामिल थे। उन दोनों ने भी आज की प्रतियोगिता जीतकर अपनी जगह टॉप 15 में बना ली थी, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वही उनके आसपास के लोगों ने तो अभी से ही उन्हें विजेता घोषित कर दिया था और उनकी जीत के लिए उन्हें बधाइयां देने लगे। ओवर कॉन्फिडेंट लोग उनकी चापलूसी में लगे हुए थे, जिसे सुन उनके चेहरे पर प्रतियोगिता से पहले की जीत का घमंड साफ नजर आ रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए लोगों की बधाइयों को स्वीकार किया। बेशक वह बाहर से दिख रहे हों कि उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अंदर ही अंदर उन्हें इस चीज की बहुत खुशी थी। वह खुशी खुशी अपने पिता राजा चंद्रसेन के पास चले गए, जिन्होंने उन्हें देखते ही उन्हें अपने सीने से लगा लिया और उनकी पहली जीत की बधाइयां देने लगे। वहीं आसपास के लोगों ने भी राजा की चापलूसी करते हुए रूपाली और यश को बधाई दी। अभी यह सिलसिला कुछ देर यूं ही चलता रहा, जिसके बाद सभी एकेडमी में जाने के लिए तैयार हो गए। इसलिए वह सभी प्रधानाध्यापक जी का आदेश मिलने का इंतजार करने लगे, जो आज की प्रतियोगिता को समाप्त करने की घोषणा करने वाले थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रधानाजी की आदेश के बिना नहीं जा सकता था। तभी ऊपर से प्रधानाध्यापक जी का एक सेवक नीचे की तरफ आया और सीधा माही के पास आकर रुका। उसने माही की तरफ देखते हुए उसे कुछ कहा। वहीं उस सेवक को देखकर माही के आसपास बैठे लोगों के कान तुरंत खड़े हो गए। वह सभी यह जानने के लिए काफी उत्तेजित हो रहे थे कि आखिर क्यों प्रधानाचार्य जी का मुख्य सेवक अचानक इस घमंडी बालक के पास आया है। इसलिए सभी ने अपनी आंखें और कान दोनों ही माही की तरफ घुमा दिए। वहीं उस सेवक ने माही को प्रधानाध्यापक जी का आदेश सुनाते हुए उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, जिसे सुन आसपास के लोगों में खुसर फुसर होना शुरू हो गई। वहां बैठे एक व्यक्ति जिसने उस सेवक की बातें सुनी थी, उसने अपने पास बैठे व्यक्ति से कहा, मुझे लगता है प्रधानाचार्य जी जरूर इस लड़के को दंड देने के लिए अपने कक्ष में बुला रहे हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। वह जरूर बहुत क्रोध में होंगे। हाँ, तुमने देखा नहीं वह सेवक कितनी जल्दबाजी में यहाँ आया था। मुझे तो उसे देखकर लग रहा है कि प्रधानाचार्य जी जरूर बहुत क्रोधित होंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम तो जानते ही हो ना, यहाँ पर समुद्र राज के राजा भी आए हुए हैं, इसलिए वह शायद उनके सम्मान को ठेस पहुँचाने के लिए इस घमंडी लड़के को सजा देना चाहते हों। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। वैसे भी मैंने सुना है कि छोटे लड़के ने समुद्र राज के एक खास परिवार के लड़के को मारा है। हाँ, वह राजा चंद्रसेन के राज दरबार का मुख्य अधिकारी का बेटा है। मुझे लगता है इसलिए ही प्रधानाचार्य जी बहुत अधिक क्रोधित होंगे।
वहीं धीरे धीरे यह सभी बातें पूरे मैदान में किसी आग की तरह फैलने लगी, जिसे सुन सभी लोग अपनी हास्यास्पद नजरों से माही की तरफ देखने लगे। सभी को यही लग रहा था कि आज माही का इस एकेडमी में आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि सभी ने सुना था कि प्रधानाचार्य जी किसी अपराधी को बहुत ही कठिन दंड देते हैं, जिसे सोचकर ही कुछ लोगों की आंखें चमक उठी। यही तो वो चाहते थे कि इस घमंडी लड़के को एक अच्छा सबक मिले और वह इस रहस्यमय एकेडमी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए, जिसे सोचकर ही कुछ लोगों के चेहरे गुलाब की तरह खिल उठे। वही जब यह खबर गुरु धनाचार्य जी के कानों तक पहुंची तो शायद थोड़ी देर हो चुकी थी। आसपास की सारी बातें सुन उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गई। उन्होंने आसपास माही को ढूंढने की कोशिश की, पर शायद वह उस सेवक के साथ प्रधानाध्यापक जी के कार्यालय की तरफ जा चुकी थी, जिसे देखकर वह और परेशान होने लगे। वह माही को इस तरह अकेले उनसे सामना करने के लिए नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वह तुरंत प्रधानाचार्य जी के कार्यालय की तरफ बढ़ गए। उन्होंने आज ठान लिया था कि अगर प्रधानाचार्य जी माही को किसी भी प्रकार का दंड देने वाले हैं तो वह उन्हें तुरंत ही सारी सच्चाई बता देंगे। वह अब इस तरह माही को किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकते थे, इसलिए वह जल्दी से प्रधानाध्यापक जी के कार्यालय की तरफ बढ़ने लगे। तभी किसी ने आगे आकर उनका रास्ता रोक लिया, जिसे देख गुरु धनाचार्य जी की बाहें आपस में सिकुड़ गई। उनके चेहरे पर इस समय झुंझुलाहट साफ नजर आ रही थी। उन्होंने थोड़े गुस्से और चिड़चिड़ाहट के साथ सामने खड़े व्यक्ति से कहा, रामाकांत, मुझे लगता है तुम्हारे पास बहुत ही व्यर्थ समय है, जो तुम अब मेरा समय भी यहाँ व्यर्थ करने आ गए हो। पर मैं तुम्हें बता दूं, आज मेरे पास तुम्हारे साथ बातें करने के लिए बिल्कुल भी व्यर्थ समय नहीं है। जिसे सुन सामने खड़े उप प्रधान अध्यापक जी अपने चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान लेकर अपने सामने खड़े धनाचार्य जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, किसने कहा मेरे पास ज्यादा व्यर्थ समय है? मैं तो तुम्हें यहाँ तुम्हारे नए शिष्य के अकेडमी से निकालने का शौक जताने आया हूँ। मुझे यह सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम्हारा एक और शिष्य तुम्हें छोड़कर जाने वाला है। जिसे सुन गुरु धनाचार्य जी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उनसे आगे कहा, मैंने तुमसे तुम्हारी फिक्र नहीं मांगी, तो मेरे रास्ते से हटो। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। वही उप प्रधानाचार्य रामाकांत ने गुरु धनाचार्य जी की सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें पहले से ही कहा था, मेरे पोते से अच्छा शिष्य तो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। पर पता नहीं तुम्हें उन गरीब और कमजोर लोगों में क्या नजर आता है, जो तुम हर बार उनके बहकावे में आ जाते हो। वही गुरु धनाचार्य जी जो माही को लेकर काफी परेशान हो रहे थे और रामाकांत की बकवास सुन रहे थे, उन्हें अब उस पर बहुत अधिक गुस्सा आने लगा। उन्होंने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए रामाकांत से कहा, योग्य इंजन को किसी भी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती। यदि तुम्हारा पोता इतना ही योग्य है तो तुम उसका अगला मुकाबला मेरे शिष्य रुद्र से करवाना। अगर वह कुछ समय भी रुद्र के सामने टिक पाया तो मैं खुशी खुशी उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लूंगा। वही अपने पोते की बराबरी किसी गरीब लड़के से होता देखकर रामाकांत जी आग बबूला होने लगे। वह एक गरीब छोटा लड़का कैसे उसके पोते की बराबरी कर सकता है। तभी उन्होंने अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान के साथ धनाचार्य जी की तरफ देखते हुए कहा, मुकाबला तो तब होगा जब तुम्हारा शिष्य इस अकेडमी में रहेगा। मुझे तो लगता है प्रधानाचार्य जी उस घमंडी लड़के को आज इस अकेडमी से निकाल फेंकेंगे। इतना कह उसने सामने की तरफ देखा, पर उनके आसपास कहीं भी धनाचार्य जी नजर नहीं आए, जिसे देखकर वह और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा, अगर तुम एक अच्छे शिक्षक नहीं होते और मुझे मेरे पोते के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं होती तो मैं कब का तुम्हें इस अकेडमी से बाहर निकलवा फेंकता। अगर तुम्हारा यही बर्ताव रहा तो कुछ ही समय है तुम्हारे पास इस अकेडमी में रहने के लिए। एक बार मैं प्रधानाध्यापक बन जाऊं, उसके बाद सबसे पहले तुम्हें इस अकेडमी से बाहर निकाल फेंकूंगा। वही प्रधानाध्यापक जी के कार्यालय में सेवक ने माही को प्रधानाध्यापक जी के कार्यालय में दरवाजे तक छोड़ दिया। इसके आगे का सफर माही को खुद ही तय करना था। माही कुछ समय वहीं खड़ी रही और फिर एक गहरी सांस लेकर उसने दरवाजा खटखटाया। इसके तुरंत बाद ही अंदर से एक आवाज आई। यह कुछ ऐसा था जैसे वह दरवाजे पर कान लगाकर उसी के आने का इंतजार कर रहे हों। माही इन बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने कदम कक्ष के अंदर बढ़ाए। वही प्रधानाचार्य जी का कक्ष काफी सुंदर और आरामदायक था, जिसे देखने भर से ही किसी की आंखों को शांति मिल सकती थी। चारों तरफ एक हरा भरा और शांतिनमा माहौल था। इस कक्ष को बहुत ही साधारण परंतु एक आकर्षण तरीके से सजाया गया था। यहाँ की हर एक चीज देखने में सुंदर और पॉजिटिव ऊर्जा का संचरण लग रही थी।
तभी माही की नज़र पूरे कक्ष में होते हुए सामने बैठे प्रधान अध्यापक जी पर गई, जो इस समय एक लकड़ी की छोटी मेज पर बैठे हुए थे, जिसके ऊपर उन्होंने कुछ सामान या उपकरण रखे हुए थे। माही ने आज पहली बार प्रधानाध्यापक जी को ध्यान से देखा था। उनकी उम्र इस समय काफी थी, जिस कारण उनके चेहरे झुर्रियों से घिरा हुआ था, जिसके साथ ही उनके चेहरे और सर के बाल लंबे और सफेद थे। वह देखने में जितने बूढ़े नजर आ रहे थे, उनके आसपास से निकलता ऑरा उतना ही शक्तिशाली और मजबूत नजर आ रहा था, जो उनकी उम्र और तजुर्बे से मैच कर रहा था। माही ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। वही सामने बैठे प्रधान अध्यापक जी अपनी पारखी नजरों से सामने खड़े छोटे लड़के की तरफ देख रहे थे, जिसकी आयु उसके शरीर से निकलते ऑरा से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। बेशक उसकी आयु काफी छोटी थी, परंतु उसके शरीर से निकलती आभा और उसकी आंखों में चमक उसे एक अनुभवी व्यक्ति दर्शाने के लिए काफी थी, जिसे देख प्रधान अध्यापक जी भी कुछ समय के लिए हैरानी से माही की तरफ देखने लगे। उनके जीवन में यह दूसरा ऐसा व्यक्ति था जिसका ऑरा उन्हें इतना प्रभावित कर रहा था कि वह उसकी आंखों में देख नहीं पा रहे थे, जिसे सोच उन्होंने अपनी तिरछी नजरों से अपने पास बैठे व्यक्ति की तरफ देखा। यही वह कारण था जिसके कारण आज उन्होंने माही को यहाँ बुलाया था। पर उनके सामने बैठा व्यक्ति इस समय अपने सामने रखे खेल में मग्न था, जैसे वो दर्शाना चाह रहा हो कि उसे इस दुनिया से कोई मोह माया नहीं है। जिसे देख प्रधानाध्यापक जी एक छोटी सी मुस्कान के साथ माही की तरफ देखते हुए उसे अपने पास बुलाते हैं। जिसे देख माही बिना किसी हिचक के प्रधानाध्यापक जी की तरफ बढ़ने लगी, पर तभी किसी चीज को देखकर उसके चलते कदम अपने आप ही रुक गए। उसने पहले प्रधान अध्यापक जी के पास बैठे व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया, परंतु जब वह उसके पास गई तो उसके सामने बैठे व्यक्ति को देखकर माही कुछ समय के लिए अपनी जगह पर जम गई। उसकी काली आंखें अचानक कुछ सोचकर बड़ी बड़ी हो गई। उसकी आंखों के सामने से अचानक ही एक आकृति गुजरी, जो उसने आज से कुछ महीने पहले किसी गुफा में देखी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने बैठा वह व्यक्ति हुबहू उस संगमरमर की मूर्ति के समान दिख रहा है। क्या जो उसने उस समय उस गुफा में देखा था, क्या वह सच में कोई मूर्ति थी या फिर कोई जीवित मनुष्य था? नहीं, माही ने बहुत ध्यान से उस मूर्ति की जांच की थी। अचानक ही उसे अपने किए बर्ताव, जो उसने उस समय संगमरमर की मूर्ति के साथ किए थे, सब एक के बाद एक अपनी आंखों के सामने आने लगे, जिन्हें सोचकर ही अब माही को थोड़ी घुटन महसूस होने लगी थी। उसने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वह मूर्ति कोई मनुष्य भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो वह बहुत बड़ी समस्या में पड़ने वाली थी। उसे पता नहीं उस दिन उस मूर्ति के सामने उसने कितनी हरकतें की थी, परंतु उसने जल्द ही अपने मन को शांत किया कि वह सिर्फ एक मूर्ति थी। हो सकता है किसी ने उस मूर्ति को उस व्यक्ति की नकल करके बनाया हो। यही सब बातें माही अपने दिल को समझाने लगी, जो इस समय दुगनी रफ्तार से धड़क रहा था। माही बहुत समय तक अपने मन को समझाती रही कि उसके सामने बैठा वह व्यक्ति वह नहीं हो सकता। तभी किसी की आवाज से माही का ध्यान टूटा। यह आवाज किसी शांत नदी की भांति किसी के मन को शांत और ठंडक पहुंचाने वाली थी। माही ने उस आवाज की दिशा में देखा, जहां उसकी आंखें उन्हीं एम्बर आंखों से जा मिली, जिन्होंने जाने अनजाने में ही माही के मन में चल रहे हजारों सवालों को एक साथ शांत कर दिया। कुछ समय के लिए वह दोनों आंखें एक दूसरे को गहराई से देखने लगी। इस समय पूरे कक्ष में शांति का माहौल था, पर शायद वह दो आंखें एक दूसरे से बहुत सी बातें कर रही थी। हेलो दोस्तों, अभी के लिए मैं आपको सिर्फ 2 एपिसोड प्रोवाइड करा रही हूँ। आपको इसके 2 और एपिसोड शाम को मिल जाएंगे। मैं आज आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आने वाली हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ और इसलिए आज का एपिसोड थोड़ा सा छोटा है।